नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भूमिका की। 2024 का सियासी घमासान अब शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अभी से ही तमाम सियासी दलों में मुस्लिम मतों को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और करीब करीब 35 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता सीधे तौर पर प्रभावित करता है नतीजों को। ऐसे में मुस्लिम मतों को लेकर इस बार गजब का घमासान देखने को मिल रहा है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के इस बार सभी दावेदार मैदान में हैं, लेकिन अचानक ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए। वो आरोप लगाने लगे कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि उनको सांड समाचार से ही फुर्सत नहीं है। तो जिस तरीके के तंज और जिस तरीके के व्यंग कसे जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उससे साफ जाहिर है कि ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अब तक कामयाब नहीं हो सके मुसलमानों को जोड़ने में। ऐसे में 2024 में एक बार फिर उनकी नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। तो ओवैसी किसका नुकसान कर सकते हैं इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने को लेकर के, और बीते नगर निगम के चुनाव में 600 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर ये साफ कर दिया बीजेपी ने कि मुस्लिम मतों पर उसकी भी दावेदारी कम नहीं है। पसमानदा मुसलमानों के लगातार सम्मेलन हो रहे हैं और रामपुर में जो जीत हासिल हुई उपचुनाव में ये कहा गया कि पसमानदा मुसलमानों ने बड़ी संख्या में वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद आजमगढ़ एक दूसरा उदाहरण है। मायावती जो लगातार दलित पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ तैयार करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। लेकिन एक बात जो पैटर्न देखा जा रहा है पिछले काफी समय से कि मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको वोट करे, लिहाजा वो ये देखता है कि बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट कौन किस पार्टी का ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बार स्थिति बदली है, इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता निश्चित तौर पर इंडिया की तरफ आकर्षित होगा और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। तो इससे पहले आज हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आइए सुन लेते हैं कि ओवैसी ने आखिर अखिलेश यादव के लिए कहा क्या है। कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दिया अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे? आप संविधान को नहीं बचाएंगे? हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहां पर एक जगह जमा हो सकते हैं? इसीलिए हम ये शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं, गुमराह करने की जरूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनको अपनी एक सियासी आवाज की जरूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज की जरूरत है, तभी उनके तकालीफ और मसाइल हल हो सकते हैं। आप कब तक ऐसे ढोंगियों का साथ देंगे जो असली हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हिंदुत्व और अंबेडकर का संविधान, हिंदुत्व और भाईचारगी, लिबर्टी, इक्वालिटी कहाँ जमा हो सकते हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए बाप। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनस खान जी एमआईएम से मौजूद हैं, इसके अलावा फखरुल हसन चांद जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी और राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले अनस खान जी से शुरुआत करते हैं। अनस जी, असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? मानसी, किससे सवाल है?
मैं अनस खान जी से सवाल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिलाल साहब सबसे पहले आपके पास ही आ जाते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से दांव आजमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब पसमंदा मुसलमानों को लेकर के सम्मेलन करने लगी है और उसको अब मुसलमानों से गुरेज नहीं, 600 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे नगर निगम के चुनाव में। ऐसे में मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज हो रहा है कि वो आखिर जाए कहाँ। और इस बीच में ओवैसी का जिस तरीके से हमला है अखिलेश यादव को, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप हिलाल साहब? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके लिए जो है वो राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सब नफरत के सौदागर हैं। इन लोगों ने नफरत की बाजार लगा रखी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हों और दोनों के दोनों जो है वो किसी न किसी तरह से समाज में जहर बोना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब तक कि एक की क्रिया नहीं होगी तब तक दूसरे की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर उस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होगी और पूरा का पूरा जो चुनावी एटमॉस्फेयर है उसको ये प्रदूषित करना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई किसी तरह का ना कोई एजेंडा है, ना ही उनका कोई कार्य है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी का सवाल उठता है, तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है वो चुनाव में है, वो हर एक के वोट पाना चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से पूरे भारत पे एक अलगाववाद की राजनीति कर रखी है, तो वो इसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं साहब, हम अलगाववाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने थोड़े बहुत टिकट इधर उधर बांट दिए और इधर उधर टिकट बांट करके कह दिया कि हमने और भी जो है लोगों को दिया है। आज की तारीख में एक एमपी नहीं है, एक एमएलए नहीं है। राज्यसभा में एक वो थे, शायद वो भी उनका भी काम खत्म हो गया है। जफर साहब जो हुआ करते थे, आज की तारीख में ना ही किसी पद के ऊपर जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब जो एक है उनको छोड़ दिया जाए, तो कहीं किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। अब वो जो है वो छोटी छोटी राजनीति में है, जो है 200-400 जो है टिकट बांट करके एक जो कहते नहीं कि वोट कटवा की भूमिका में इन लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ना कुछ कर रही है। और जाहिर सी बात है, उनकी तो पूरी सियासत ही जो है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, नफरत फैलाने वाली है, अलगाववादी सियासत है। वो जो है वो किसी भी इस प्रकार की सियासत में कैसे पढ़ सकते हैं जहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको किसी तरह का कोई लाभ हो सके। जी, फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल साहब, बहुत स्वागत है आपका। ओवैसी लगातार हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव, हम बीते कुछ चुनाव से देख रहे हैं। इस बार भी जाने क्या क्या कह दिया कि आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए कह दिया कि वो सांड समाचार से उनको फुर्सत नहीं है। ओवैसी के इस हमले को किस नजर से देखते हैं फखरुल साहब आप? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी ओवैसी जी से पूछ रही है कि जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था और बयानवीर ओवैसी जी लगातार बयान दे रहे थे, तब जब उत्तर प्रदेश में नौजवान मारे गए, वो जेल गए, तो हम ओवैसी जी से, उनकी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी नौजवान का या देश में किसी नौजवान की कानूनी मदद की हो उन्होंने? क्योंकि वो तो वरिष्ठ हैं, वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। किसी को कानूनी मदद दे दी हो तो एक नाम बताए, वो मुकदमा बता दे। किसी की आर्थिक मदद कर दी हो तो उस नौजवान का नाम बताते, उस परिवार का नाम बताते। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन सब लोगों के नाम बता दूंगा जो लखनऊ से कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन के समय पे जिन परिवार के लोगों ने अपनों को खोया, जिनको कानूनी मदद की जरूरत पड़ी, समाजवादी पार्टी आज भी उनको कानूनी मदद दे रही है। आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ओवैसी जी तो वकील हैं, वो क्यों नहीं मुकदमा लड़ लेते हैं? क्यों वो खड़े नहीं होते? कभी आपने सुना कि ओवैसी जी ने किसी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं मुकदमा लड़ा? केवल बयानबाजी करना ये ओवैसी जी का काम है। लेकिन देश का, प्रदेश का अल्पसंख्यक वो जानता है कि आखिर उनका हितैषी कौन है। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो ओवैसी जी को लगता है अभी भी पता नहीं चला कि देश का मुसलमान क्या चाहता है। क्या वो, अगर देश का मुसलमान वो ओवैसी जी को पसंद करता तो मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद कर लेता। देश का मुसलमान वो नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं करता है, वो फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो। देश का मुसलमान वो धर्मनिरपेक्ष है, वो देश को आगे बढ़ाने वाले सेकुलर दलों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। उसने कभी भी कट्टरपंथी फांसीवादी ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, ना उनके साथ जाने का काम किया। अगर देश का मुसलमान वो फांसीवादी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतों के साथ जाना होता तो जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तभी देश का मुसलमान पाकिस्तान चला गया होता। देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना था। भारतीय जनता पार्टी के की जो भाषा है वही आज ओवैसी जी की भाषा है।
और ओवैसी जी से समाजवादी पार्टी एक सवाल लगातार और भी पूछ रही है कि आखिर आपकी लड़ाई किससे है, समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो आप बोलते नहीं, जब आप पे कहीं गोली चल जाती है तो आपको सुरक्षा मिल जाती है, पहले आप नाना 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 करते हैं, फिर चुपचाप सुरक्षा ले लेते हैं, कहीं चर्चा नहीं होती। तो आपकी जुगलबंदी, भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी देश समझ रहा है, देश का अल्पसंख्यक किसान मजदूर समझ रहा है, उनको पता है कि आप सब मिलके देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान मजदूर के मुद्दे, उनसे दूर लेके जाना चाहते हैं। तो देश का मुसलमान, देश का अल्पसंख्यक वो आने वाले समय में बार बार ओवैसी जी को जवाब देता आया है, 2024 में फिर से जवाब दे देगा। समाजवादी पार्टी ने उनसे जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब ओवैसी जी देते। चलिए, दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार तो दीपक जी आपकी भी बड़ी तगड़ी दावेदारी है, पसमानदा मुसलमानों के लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, आप बार बार पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है, तो मुसलमान इस बार कंफ्यूज होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि बीते कुछ समय का अगर पैटर्न देखें हम, तो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ होता है, लोकसभा चुनाव में वही मुस्लिम वोट बैंक सीधे कांग्रेस के खाते में चला जाता है। कहीं कहीं पे कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, लेकिन इस बार तो इंडिया एक है, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो इस बार मुस्लिम मतों में बंटवारा हो जाएगा, इस बात की संभावना कम है। ऐसे में बीजेपी अपनी संभावनाओं को कहां देख रही है? देखिए मानस जी, तो ये है कि देखिए हमारा अल्पसंख्यक समाज हो चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, वो परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रहा है। अब ये जिस तरीके से केवल धर्म के नाम पर उनके सरपरस्त बनने की होड़ मची हुई है, उनके मसीहा बनने की होड़ मची है, उनके हकदार बनने की होड़ मची है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर आज तक राजनीति करी गई और उनको गुमराह करने का काम किया गया, उसको बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उनको परफॉर्मेंस देने का काम किया है। परफॉर्मेंस क्या दिया है? उन गरीबों को उन योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। वो हमारा गरीब मुस्लिम भाई जो घर से बेघर था, उसको घर और आवास से जोड़ने का काम किया है। जो हमारा बिना राशन के तड़प रहा था, उससे तड़प रहा था, उसको राशन से जोड़ने का काम किया है। और इसका उदाहरण है, जनता सब जान करके सही कह रहे थे हमारे हसन भाई कि जनता निश्चित तौर पर, मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, सारे लोग निश्चित तौर पर ये परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस देखा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी 2-2 बार आशीर्वाद दे करके, देखा है 70 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस को राज कर करके, देखा है कि किस तरीके से बसपा के शासन काल में भी उन भाइयों के साथ क्या किया गया। तो सारे जनता ने सारी सरकारों का परफॉर्मेंस देखा है, किसने गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है और किसने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया है। हमारे अहमद साहब कह रहे थे कि नेतृत्व देने की बात कहां भारतीय जनता पार्टी करती है। शायद अभी मानस जी आपने चर्चा में अपनी जोड़ा था कि 600 से ज्यादा प्रत्याशी नगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज से बनाए थे। हमारा साथी, हमारा भाई दानिश आजाद अंसारी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आज उत्तर प्रदेश का मंत्री बनकर के खड़ा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग, चाहे वो पसमानदा समाज हो। और उसका उदाहरण है मनीष भाई, चाहे हम आजमगढ़ के चुनाव में देख सकते हो, चाहे वो रामपुर के चुनाव में जो परिणाम, जो उज्ज्वलम परिणाम जो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर के दिया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े होकर के दिया। और जो आपने बात कही, ये जो IND और IA है, मैं तो एक बात दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, फारूक जी से भी और अहमद साहब से भी, कि आपको UPA से ये INDAI नाम रखने की आवश्यकता कौन सी पड़ गई? इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो फोर्सेस इकट्ठी हुई है, ये फोर्सेस कोई नहीं है, ये CSF है। CSF क्या है? CSF है करप्शन संगठन फोर्सेस। ये जो भ्रष्टाचार की एक साथ जो नींव खड़ी की गई है, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है और लगातार उसका जवाब दे रही है। हम तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे योजना से जोड़ा जाए, गरीब कल्याण की योजना कैसे जोता जाए, न जाति, न धर्म, न भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ा जाए, और उसी के साथ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसे 2024 में
चाहे वो मुस्लिम समाज का नेतृत्व हो, चाहे वो हिंदू समाज का नेतृत्व हो, चाहे किसी हो। जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो अगर उदाहरण देने का काम कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मानस जी 10-15 सेकंड में मैं इनकी बात का जवाब दे दूंगा। अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान करती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तुष्टीकरण तो नहीं कहेंगे आप इसको ना। और आपने कहा आप आवाज दे रहे हैं, आप साहब आवाज नहीं दे रहे हैं, आप बुलडोजर दे रहे हैं दुकानों पे, घरों पे। हरियाणा में हो रहा है ना, हरियाणा में किनके घर गिरा रहे हैं आप? आवाज दे नहीं रहे, आवाज सुनने। अरे उनको लीजिए, अरे उत्तर प्रदेश में आइए मेरे साथ, उनको लीजिए, अरे सुनिए तो हम उत्तर प्रदेश में आइए, लखनऊ में दिखा देंगे हम आपको। जहाँ मदरसों में बच्चों की पढ़ाई को अनित करने का काम किया, उसको बदलने का काम आपके बीच में बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप जो ना, जो उदाहरण जनता हमें तो कह रहे अच्छा लगा, मुसलमान आपके मुंह से अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा आप मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन आवाज दे नहीं रहे, गिरा रहे हैं। और दानिश आजाद, हम तो मुसलमान कर रहे हैं, हम तो समाज कर रहे हैं, हमारा तो पूरा देश, हम सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। ये तो आप कर रहे हैं। अरे रही भाई, आवाज तो मुसलमान कह रहे हैं, तुष्टीकरण तो नहीं कहेंगे ना, तुष्टीकरण तो नहीं कहेंगे ना। ये तुष्टीकरण की राजनीति की बात कौन करता है? आपके भाई तक भी क्या नारा, आपके कहेंगे ना, मुसलमान के नाम पर नहीं करेंगे ना, ना करेंगे ना, कहाँ पहुंच जाते हैं, नहीं करेंगे। क्यों धर्म के नाम पर खड़े हो जाते हैं? क्यों रामचरित मानस की पद्धति पर सवाल अरे साहब, मुख्यमंत्री से पूछिए क्यों ज्ञान वापसी के बयान देते हैं, बेरोजगारी महंगाई पे क्यों नहीं बोलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? अरे पूछिए ना, उनके पूछिए ना, उनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी महंगाई का जवाब नहीं है। कहाँ लोगों को पटक के मार रहा है, खेतों में घुसा जा रहा है, जवाब नहीं मिलता है जिनके पास, वो ममता बनर्जी की बात करते हैं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आपके पास नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है आपके पास। मुसलमान मिलता है तो बैक डोर तो मिलता है। अरे दानिश आजाद को बना दिया, आप तो चाहते हैं कि रबड़ की स्टैम्प मिले आपको। दानिश आजाद के मुंह से निकल नहीं सकता है कुछ, उनकी बोलने की हिम्मत थोड़ी है। रबड़ की स्टैम्प बनाया आपने, रबड़ की स्टैम्प बना के रखा है आपने, जहाँ मन करे इस्तेमाल कर लो ना। हमारे दादा जी थे, ये मैं वही कह रहा हूँ भारत भाई, रबड़ की स्टैम्प की बात मत कीजिए, पता मुझे रबड़ की स्टैम्प कैसी होती है। यहाँ से उठाया स्टैम्प वहां लगा दिया, जहाँ मन किया वहां लगा दिया। ऐसी रबड़ की स्टैंपों से ना मुस्लिम समाज में कोई भला नहीं होने जा रहा है, वो तो आपकी रबड़ की स्टैम्प है, जहाँ चाहिए वो लगा दीजिए। आपने इतना बताओ, किसी सांसद की बात कर रहे हैं, किसी विधानसभा में किसी को टिकट देते हो आप? अरे आप बताओ ना, किसी को टिकट देते हो? दलित समाज की बात करते हैं, आपकी सरकार में दलित समाज के सम्मेलन कराओ, सूफी सम्मेलन कराओ, मजारों पर कवाली गाओ, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाते हैं और अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अनुचित शब्दों में कैसे समाज को दंडित करने का काम करते हैं, कैसे उनके मन को पूरा देश देख रहा है, कैसे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे पिछड़ों को हाथ को खा रहे हैं, कैसे इनकी नौकरी में इनके आरक्षण को नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। अरे भैया, आपका भी हक खाया जा रहा है, आपके समाज को भी जनता में पाना दिलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। साहब दीपक सोनकर जी, आपके समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आपका पूरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है भाजपा की सरकार में। अरे आप अपने सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अपनी दुकानें चलाते हैं ना, ये दुकानें जाते हैं, सोचो जिस तरीके से आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अरे आपको बोलती है उनके साथ तो बोल दो। अरे कम से कम दलितों की आवाज तो उठा दो, जिसके लिए आप आज बैठे हो, दलितों के बारे में भी तो बोल दो कुछ। का काम किया है, क्या ऐसी की बात करते हैं फारूक भाई? कितना आपने दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अपने समाज की, अरे अपने समाज
बाबा साहब कितने की अपने समाज के लिए बोल पा रहे हो क्या? दलित क्या समाज बोलोगे? के प्रमोशन के अरे इलेक्शन में दलितों के साथ अच्छा क्या लगता है? तुम तो पेशाब पिलाने जाना है इनको, आज पेशाब पिलाने जाना आपके समाज को, क्या इसको बात कर रहे हो आप? पूरे देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। केवल उनका इंसल्ट करने की बात करी गई, उनको सशक्त करने दोबारा का भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, प्लीज। फिलहाल लक्की साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं पूरी हो पाई। फिलहाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद आप दीपक सोनकर जी की बातों का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करिए आप। जी, दीपक सोनकर जी कह रहे थे कि हमारा परफॉर्मेंस तो देखिए। तो आपका परफॉर्मेंस तो हमने बहुत जगह देखा है दीपक जी। हमने आपका परफॉर्मेंस जो है नून में देखा, हमने आपका परफॉर्मेंस मेवात में देखा, हमने आपका परफॉर्मेंस जो है वो अभी बरेली में जो दंगा रोक दिया है कि एसएसपी ने उसको आपने जिस तरह से बाहर कर दिया, हमने वो भी आपका परफॉर्मेंस देखा है। जितनी लिंचिंग आपके वक्त पे हुई है वो भी सारे हमने आपके परफॉर्मेंस देखे। आपके परफॉर्मेंस हमने वो भी देखा है कि बुलडोजर जो है वो गूगल मैप की तरह चलता है कि आपने उसके ऊपर एड्रेस लिख दिए कि कौन कौन जो है अल्पसंख्यक है, उसके ऊपर आपका गूगल चला जाता है, बुलडोजर जाकर के उसको जो है ध्वस्त कर देता है। और सबसे बड़ा आपका परफॉर्मेंस जो है वो तो सारी दुनिया देख रही है मणिपुर में, जहां पर आप जो है पिछले 3 महीने से लगातार आग जल रही है। वहां पर आपके प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी संसद, जिसके अंदर आप बहस नहीं होने देना चाहिए। और तो और ये मजबूर कर दिया आपने विपक्ष को कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाए, जिससे कम से कम आप बहस तो कराएं, चर्चा तो कराएं। तो आपका परफॉर्मेंस सब लोग देख रहे हैं। सारी जो आपने नफरत की जो अपनी पूरी बाजार सजा रखी है, वो सारी की सारी बाजार सब अच्छे से देख रहे हैं। 200, 400, 600 आपने कहां पे टिकट दिए हैं? म्युनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं, जो कॉर्पोरेटर के इलेक्शंस होते हैं, उसमें दिए हैं। आप बताइए, आपने किसी संसदीय पद के लिए कोई एक टिकट कभी दिया हो? पिछले 10 साल में किसी एक को आपने दिया हो टिकट? आपने किसी को नहीं टिकट दिया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दो मुसलमान जितना भी जो लोग भी सियासत करना चाहते हैं वो कहाँ की सियासत करें? वो जो है वो संसदीय पदों के लिए या संसद में बैठने की या यहाँ पर विधानसभा में बैठने के लिए वो सियासत ना करें। वो आपके रहमो करम पे रहें, जिसको आप चाहे एमएलसी बना दें, जिसको आप चाहे राज्यसभा भेज दें। क्या बात कर रहे हैं आप दीपक जी? सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या आप कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, क्योंकि मेहमान वाली बहस कर नहीं पाते हैं। अगर आप ध्यान से सुन लेते तो अच्छा लगता। चलिए आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, इसलिए क्योंकि आप घबराए हुए, बौखलाए हुए। आप उस पार्टी की तरफ से जो सिर्फ घबराई हुई है, इस वक्त पूरी तरह से बौखलाई हुई, वो चाहती है कि सबका जबान बंद कर दे, सबके मुंह बंद कर दे, हम खामोश हो जा रहे हैं, जनता देख रही है। बोलिए आप। ये तो दिख रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको 2000 किलोमीटर का मणिपुर दिख रहा है, आप जहाँ बैठे हुए राजस्थान बगल में नहीं दिख रहा है। आपको ये तो बेशर्मी है आपकी कि आप अत्याचार को हम महिलाओं के, नहीं आपको मणिपुर की मैं तुलना चाहिए, आपको राजस्थान की तुलना चाहिए, आपको बंगाल की तुलना चाहिए, लेकिन मणिपुर पे आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। मणिपुर पे कुछ नहीं निकलेगा आपके मुंह से ना। दलितों के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री एक दूसरे व्यक्ति को लाकर उनका पैर धोने का काम करते, लेकिन आप तुलना करेंगे, तुलना नहीं हो सकती। मणिपुर की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं हो सकती। मणिपुर की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं हो सकती। ये बेशर्मी है आपकी, ये आपकी सरकार की बेशर्मी है। फेल हुए हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश के खाने आपके विधायक बलात्कार में सदा काट रहे हैं। आप बताइए कितना मैन आपके साथ हैं? बलात्कारियों को पैरोल मार दो, बलात्कारियों की सदा माफ करो। बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहने वाले लोग, बलात्कारियों को पैरोल देने वाले लोग, बलात्कारियों की सदा माफ करने वाले लोग, आप बोलोगे। आप महिला पहलवानों के साथ नाइंसाफी करने वाले लोग, आप बोलोगे महिलाओं के बारे में, आपको शर्म नहीं आती महिलाओं के साथ इस तरीके की बात करने में? मणिपुर की तुलना करोगे आप? आपको दिल्ली वालों के साथ आपको पहलवान आपको जवाब देने का काम किया, आपको जवाब देने का काम किया। आपको शर्म आई थी? आपको शर्म आई थी जब आपकी पार्टी की बलात्कारियों को समर्थन में खड़ी रहने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को पैरोल देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों की सदा माफ करने वाली पार्टी है। बेशर्म लोग बेशर्म महिलाओं का सम्मान नहीं है आपकी पार्टी में, महिलाओं का सम्मान नहीं करते आप लोग। बेशर्म पार्टी हो, बेशर्म पार्टी हो, बेशर्म पार्टी हो।
ऐसे चिल्लाने से बात सच नहीं होती है। ऐसे कराने से बात महिला धरने में बैठ गए, आपके सांसद को बजाने का काम आपको आप बात करोगे महिलाओं पे, आप महिलाओं की बात करोगे, आप महिलाओं की बात करोगे। अरे आप अपनी पार्टी में कर लीजिए ना। आप अपनी पार्टी देखो, सांसद को बचाने का काम किया, विधायक जेल में है, बलात्कारियों को छोड़ रहे हो, बलात्कारियों के मुकदमा वापस ले रहे हो, आप बात करोगे महिलाओं की, आप बलात्कारियों की बात करोगे। अरे बलात्कारियों को सजा माफ करने वाले, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले आपने बात करोगे, आप बात करोगे महिलाओं की। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है? मिले। राघवेंद्र जी, असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में वैसे तो कोई जनाधार नजर आता नहीं है, प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बार बार अखिलेश यादव पर हमलावर होते हैं, कई बार ये आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। दरअसल चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो बीजेपी को जिताने के लिए और मुस्लिम मतों में विभाजन के लिए अपनी भूमिका खुद ही तय कर लेते हैं। तो ये जो आरोप लगते हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो क्या वास्तव ओवैसी उत्तर प्रदेश में इस हैसियत में है कि वो इंडिया का नुकसान कर सके? देखिए, जो संभावना व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति संभावना जाहिर करता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो। अगर ओवैसी दक्षिण भारत से आके बिहार में 5 विधानसभा सीट जीत सकते हैं और 15 पे प्रभाव डाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वो कुछ इधर उधर कर सकते हैं। अब वो अखिलेश यादव को इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम जो आज भी है उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव के साथ है। विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिला अखिलेश यादव को मिला। तो अखिलेश यादव पे कटाक्ष करेंगे, क्रिया करेंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया अगर अखिलेश जी करेंगे तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश जी को टारगेट करेंगे, और वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के रहनुमा बनना चाहते हैं, अखिलेश जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर है नहीं मुस्लिम, अन्य पार्टियों के कोर वोटर है नहीं। तो अगर हमको उत्तर प्रदेश में पैठ बनाना है तो अखिलेश जी को टारगेट करना पड़ेगा। और मुस्लिम वोटर को मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटर को लेके हर पार्टी सशंकित है और अभी से सतर्क है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो। अगर भाजपा को डर नहीं रहता तो आप केंद्रीय नेतृत्व में पसमानदा मुसलमान को चेहरा नहीं बन मिलता। 600 से अधिक जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, उनमें उनको सहभागिता नहीं बनाया जाता। और जो मंत्री हैं, चाहे वो चुनाव करके आए हैं या मनोनीत है, तो आप देख लीजिए बिहार से लगाए उत्तर प्रदेश तक जो मुस्लिम चेहरा है उनको आगे करने का कहीं कहीं भाजपा प्रयास कर रही है। और भाजपा ये जानती है कि अब हिंदुत्व के साथ साथ हमको मुसलमानों का भी साथ चाहिए, तभी हम 80 में 80 क्लीन स्वीप कर पाएंगे। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि पीडीए के बाद अगर हिंदुत्व फैक्टर मेरे साथ नहीं रहा तो पीडीए से मेरा काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमने 22 में भी गठबंधन करके देख लिया, 17 में, 19 में, तो ये जो भी काम है वो सब अंदाजा लगा चुके हैं और कर चुके हैं। तो अखिलेश यादव को पीडीए के साथ हिंदुत्व चाहिए और भाजपा को हिंदुत्व के साथ जो पसमानदा चेहरा है या मुसलमान है उनका वोट चाहिए। और आप देख लीजिए कि मुसलमान वोट में भाजपा सेध लगा चुकी है। कांग्रेस को वोट जाता था केंद्रीय नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को वोट जाता था। और जब केंद्र की चुनाव होती थी, चाहे वो 14 हो, 19 हो, तो केंद्र में कांग्रेस को वोट जाता था। लेकिन इस बार आप देखोगे केंद्र में भी भाजपा ने पाले में मुसलमानों को, चाहे यूसीसी हो या कोई भी मुद्दा हो, 3 तलाक हो, 370, कोई भी मुद्दा हो, धीरे धीरे वो मुसलमानों में पैठ बनाने का काम कर रहा है। और भाजपा को ये पता है कि अगर मुसलमान भी हमारे साथ आ गए, थोड़ा बहुत भी आ गए, तो हमारा जो है 80 का 80 पता बहुत दूर नहीं है। महाराज जी, अच्छा मखमूल भाई, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस चीज की बार बार चर्चा भी होती है कई बार, 2014 से और 17 के बीच आपने देखा कि 3 तलाक का मुद्दा बेहद गर्म रहा और उसका कहीं ना कहीं ये कहा गया कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुछ फायदा भी मिला, मुस्लिम महिलाओं का रुझान बढ़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और शायद वो वजह थी कि तमाम ऐसी सीटों पर बीजेपी जीत के आ गई जहां वो कभी चुनाव जीती नहीं थी, जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके थे। दूसरा,
जो 2022 का चुनाव आने से पहले पहले पसमानदा मुसलमानों का एक कार्ड खेला गया और पसमानदा मुसलमानों के जरिए मुसलमानों मतों को अपने साथ लाने की कोशिश की गई। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे दांव इसलिए आजमा रही है कि वो भले ही उसको मुस्लिमों का वोट ना मिले, लेकिन अगर मतों में उसने विभाजन कर दिया और मतों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हो गया कि कुछ ओवैसी खाते में चले गए, कुछ आपके खाते में, कुछ कांग्रेस के खाते में, तो भी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और यही बात कमोवेश मायावती के लिए भी कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो भी काम करती है जैसे ओवैसी काम करते हैं। तो इस पूरे ये जो पूरा जो सियासी परिदृश्य बना हुआ है, जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे निकलेंगे कैसे आप? देखिए मानस जी, इन सब बातों का एक जवाब है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और जब सब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने भी जमीन पे देखा होगा, सबको पता है कि जो अल्पसंख्यकों का वोट था वो कहाँ गया, तो कहाँ थे वो ऐसी या भारतीय जनता पार्टी। क्या 2022 के चुनाव मिला? जो भारतीय जनता पार्टी, आपने 14 और 17 की बात की, मैं कहता हूं कि 2022 के बाद, और आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि बंगाल के चुनाव को भी देखिए। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अल्पसंख्यक वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि वोट, जो आपने बात कही कि वोट हमें भले कुछ ना मिले लेकिन कुछ प्रतिशत वोट। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी आपत्ति आपसे इसलिए मैं जाहिर करूंगा कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी को कहते कि चुनाव पूरी तरीके से हार जाएगी, ऐन मौके पर मायावती ने कुछ ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए कि मतों का इस तरीके से विभाजन हुआ कि फिर से बीजेपी जीत के आ गई तमाम सीटों पे। तो आपकी रणनीति से पहले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेती है या कुछ इस तरीके का वो परिदृश्य बन जाता है कि आप कुछ भी दांव खेले, बाद में जीत घूम फिर के बीजेपी खाते में चली जाती है। नहीं मानस जी, आपकी बात से इससे मैं सहमत हूँ कि बसपा ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और आज अगर 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है तो बहुत हद तक उसके लिए बसपा जिम्मेदार है, और वोट जरूर कटा था, लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। ये क्योंकि ये दिखावा करते, अभी हमारे साथी दीपक भाई कह रहे थे कि दानिश आजाद को मंत्री बना दिया। अरे साहब, आप किसी को विधानसभा टिकट देते नहीं हो, लोकसभा चुनाव लड़ाते नहीं हो, आपको जो आपकी मर्जी का होता है, जिसको दीपक भाई से पूछ लेते हैं, दीपक भाई ऐसे कहते हैं कि भाई मेरी बात मानोगे, जो मान लेता है उसको बना देते दीपक भाई मंत्री। यही तो चलता है इनकी पार्टी में। तो अपनी आवाज उठाने वाले कहाँ बनाते हैं? दीपक भाई तो अपनी पॉकेट के आदमी को बनाते हैं। अच्छा तुम हो, अगर तुम आके भाई बन जाओ, तुम्हें मंत्री बनाए दे रहे हैं, बस हम जो कहें वो करना, जो हमें बोलना है वो करना। तो वो कहाँ आवाज उठा पाएंगे? आवाज तो वो उठाता है जो जनता के बीच में चुन के आता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ अल्पसंख्यकों को मौका देती है? आप देख तो रहे हैं हरियाणा में क्या हो रहा है। ये आप देखिए किनके घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, ये देर कह रहे हैं आवाज बना के दिए जा रहे हैं। अरे साहब, वहां पर जो दुकानें थी, जो मार्केट थी, वो तोड़े जा रहे हैं। किनके हैं वो मार्केट? और जिन लोगों ने हरियाणा में, जो और जिम्मेदार लोग हैं, अगर मैं कहता हूँ कुछ लोग अगर जिम्मेदार हैं वहां पर दंगा करने की, तो निष्पक्ष तरीके से आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में अन्याय का प्रतीक है, जो दूसरे राज्यों में, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में अन्याय का प्रतीक है, ये केवल अल्पसंख्यकों के घरों पर क्यों चलता है? ये दूसरे लोगों के घर पे क्यों नहीं चलता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये केवल दिखावा करती है अल्पसंख्यकों के वोट लेने का। लेकिन दीपक भाई के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल बस जल्दी से मैं हिलाल नकवी साहब से पूछना चाहता हूँ। हिलाल साहब, जो सवाल मैंने अभी फखरुल भाई से किया, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ। दरअसल कि भारतीय जनता पार्टी भले ही मुसलमान उसके साथ ना जाए, लेकिन परिदृश्य कुछ ऐसा बन जाता है हर बार कि मुस्लिम मतों में बंटवारा करवाने में वो कामयाब हो जाती है। अभी आपने विधानसभा के चुनाव देखे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था, वहां पर ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो मुसलमान जाट किसान सब बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेगा। लेकिन आपने देखा कि मायावती ने जिस तरीके के कैंडिडेट्स दिए, इस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीत करके आ गई। आप इससे पहले आप देखेंगे तो कभी 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को अपने फेवर में लेने की कोशिश की जाती ताकि वहां पर डिवीजन हो सके। तो देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का हक है। सवाल इस बात का है, चाहे मायावती हो या ओवैसी हो या जिनको भी आप मानते हैं कि वो मुस्लिम मतों को प्रभावित कर सकते हैं, आपसे दूर कर सकते हैं,
तो उस रणनीति में तो बीजेपी हर बार कामयाब हो जाती है, बंटवारा वो करवा देती है, भले ही उसके अपने खाते में वोट ना जाए, लेकिन जीतने वो आपको भी नहीं देती है। मानस भाई, आपकी बात सही है। देखिए, जहां तक कि अल्पसंख्यकों का जो मत है, तो जाहिर सी बात है, ऐसा संभव नहीं है कि सारे के सारे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के जो मत देने वाले हैं वो किसी एक राजनीतिक दल को दे दे या किन्हीं दो राजनीतिक दल को दे दे। हर एक का अपना अलग उसका एक मत देने का एक तरीका होता है, वो उसके आधार के पर मतदान। ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि जो 3 तलाक वाला कानून लेकर के आए हैं उसके खिलाफ लेके आए हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत जम के वोट दिया है। वो उसके आगे की बात नहीं कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत से जो बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते, तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये अकेला ऐसा कानून है जिसके अंदर सिविल, आप अगर कोई वो करते हैं, गलती करते हैं, तो उसका क्रिमिनल ऑफेंस बना करके जेल में डाल दिया जाता है। कौन वो महिला है, आप बताइए, कौन सी वो महिला है जो ये चाहेगी कि उसका जो घर वाला है उसको जेल में डाल दिया जाए? और एक दफा जेल में डालने के बाद तो उसका घर जो है वो तहस तहस हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो निश्चित रूप से अगर ये कहा जाना कि 3 तलाक की वजह से महिलाएं जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये एक भ्रांति है, और भारतीय जनता पार्टी इसको फैलाने में अपने आप में पूरी तरह से बहुत माहिर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हर दफा जो चुनाव हो वो जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे। ये जो चुनाव हो रहा है, 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर जनता की तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, करप्शन, अदानी, इन सब चीजों को लेकर के इतना ज्यादा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश करे, चाहे कितने ही वो नूह या मेवात या गुरुग्राम की तरह के वहां के ऊपर वो हिंसात्मक जो है वो दंगों को प्रोत्साहन दे, आपकी जो जनता है वो वोट इन पर नहीं देगी। उसको समझ में आ गया 10 साल में कि इससे उसके घर का चूल्हा नहीं जलना है, इससे उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलनी है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था किस बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जितने लोगों ने जो व्यवसायिक है, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने भारत को छोड़ा है, उतनी बड़ी तादाद में कभी भी भारत से पैसे का और बिजनेसमैन का पलायन नहीं हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं इस मर्तबा के चुनाव में महत्वपूर्ण होंगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसका जो है किसी तरह ध्रुवीकरण कराए, किसी तरह से कभी ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं, कभी दंगे की बात करते हैं, कभी मणिपुर जो है पूरा फूंक देते हैं, जला देते हैं। और आगे आने वाले समय में सत्यपाल मलिक जी ने तो बहुत सी चेतावनी दी है। आपने सुना होगा मानस जी की इस वक्त इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो हार रही है, कि वो कुछ भी कर सकती है इस इलेक्शन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए। उनके हिसाब से तो जो 2019 का चुनाव था उसके अंदर जो घटना घटित हुई थी पुलवामा की, उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शिथिलता थी। उन्होंने सही वक्त पे सही तरह से कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से वो घटना घटित हुई थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के उस चुनाव के जीतने का बड़ा कारण था। हम इसको जो है वो जाति और धर्म और 3 तलाक के नाम के ऊपर जो भी कह लें, लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में देश की जनता जो है वो इन सब चीजों से ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप पानी के अंदर नमक डालना शुरू कीजिए, एक स्टेज के बाद पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति कर रखी है, जो कि पूरी तरह से धर्म पर आश्रित है, वो कभी भी आपसे आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम 5वें स्थान पे पहुंच गए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पर कैपिटा इनकम में 127वें स्थान पे है। वो ये तो बताते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो $3 मिलियन जो है उसके ऊपर हो गई है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि कुल 1% लोगों ने भारत के 40% संसाधनों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। वो इसके बारे में नहीं बताते। वो इसके बारे में नहीं बताते हैं कि कोविड के वक्त जो पलायन हुआ था, उसके ना महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर अभी भी घर पे बैठी, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो ये नहीं बताते कि आपने काम करने वाले लोगों को, जो मेहनत और मशक्कत से काम करते थे, उनके हाथ में आपने राशन कार्ड और थैला पकड़ा दिया, जिसमें मोदी जी और योगी जी या किसी भी और मुख्यमंत्री का चेहरा है, कि वो थैला पकड़ा दिया, जाओ अपने महीने का खर्चा राशन की दुकान के सामने इस थैले को फैला दो और इससे तुम्हारा घर का खर्चा चलेगा। क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी जो मेहनत करना चाहता है, जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, वो इस थोड़े से अनाज को लेकर के उसकी जो आत्मा है उसको शांति मिलती होगी?
क्या वो आदमी जो है वो अपने आप को अच्छा समझता होगा जब घर के बच्चों को बताता होगा कि ये मैं कमा के नहीं लाया हूं, बल्कि ये मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार ने वो पैसा दे दिया है, वो हमको अनाज दे दिया है जिससे हम तुम्हारा भरण पोषण कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी नौकरियां समाप्त कर दी हैं, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमको सारी जिंदगी हमको हमारे बच्चों को सिर्फ थैला लेकर के जाना है राशन की दुकान के सामने, कभी महीने में 1 मरतबा, कभी महीने में 2 मरतबा। क्या मानस जी आप समझते हैं कि भारत की जनता जो है उसके अंदर कोई भी किसी तरह का आत्मसम्मान नहीं रह गया है? अगर कोई व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है तो उसके आत्मसम्मान को भारतीय जनता पार्टी हर महीने सबके सामने उजागर करके उसको बेइज्जत करती रहेगी? नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की खाम ख्याली है कि वो इस मर्तबा भी इस प्रकार के मुद्दों को ले आएंगे जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, जिस तरह से बढ़ता हुआ महंगाई है, जिस तरह से बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, ईडी का दुरुपयोग है। कोई भी व्यक्ति जो ईडी खिलाफ बोली, तो संसद में मीनाक्षी लेखी जी ने कह दिया कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये, इस मानसिकता के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं स्वयं जानते हैं ये चुनाव वो हार चुके हैं इलेक्शन से पहले। चलिए, मुफ्त की रेवड़ी तो सभी लोग इसका विरोध करते, लेकिन स्थिति ये कि आप हिलाल भाई आप भी जान रहे हैं कि जहां भी राज्यों में सरकारें हैं, हर सरकार दोबारा आने के लिए तमाम तरीके की प्रलोभन जनता को देती है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन दीपक जी आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। दीपक जी देखिए, आपका भी जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। एक तरफ आप मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं, कहते हैं कि उनको हम 3 तलाक से हमने आजादी दिलाई, एक तरफ आप कहते हैं कि जितने भी लाभार्थी हैं उसमें मुस्लिमों की तादाद भी बिल्कुल बराबर सही है, किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन लालच में ही सही, लेकिन एक लाभार्थियों का एक अलग वोट बैंक आपने तैयार कर दिया। आप पसमंदा मुसलमानों की भी बात करते हैं, आपने इस बार एक नया प्रयोग किया कि आपने निकाय चुनाव में तमाम सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे ये देखने के लिए कि ग्राउंड पे आखिर कितना आपको सपोर्ट मिलता है मुसलमानों को या नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सीए एनआरसी की भी बात करते हैं। आप पे आरोप ये भी लगता है कि मुस्लिम मतों में बंटवारा हो जाए, इसलिए आप कुछ इस तरीके से रणनीति तैयार करते हैं कि कभी यहाँ पर ओवैसी आ जाएंगे, वो अखिलेश यादव को कोसना शुरू कर देंगे, कभी बहन जी ऐसे उम्मीदवार दे देंगे मुस्लिमों के कि जिससे मतों का विभाजन हो जाए। यानी ये केंद्र प्रकार किसी भी तरीके से मुस्लिम मतों में विभाजन हो जाए, मतों का बंटवारा हो जाए, आप चुनाव जीत जाए, इस पूरी रणनीति पर आपका फोकस रहता है। देखिए मानस भाई, बात को तो समझना पड़ेगा। जो आपने स्वीकार की कि निश्चित तौर पर 3 तलाक जैसे उदाहरण ये महिलाओं के हित में निर्णय हुए और महिलाएं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ और समर्थन में बढ़े। लेकिन हमारे आदरणीय अहमद साहब कह रहे थे कि राशन को क्यों नहीं जरूरी है, जो भूखे पेट रहता है, जो भूखे पेट है उसको अगर इसको एक टाइम का भोजन मिल रहा है, उसको राशन मिल रहा है, तो उसको एक सशक्त बनने का काम, उसके बच्चों का पालन पोषण का काम है। और जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी होगी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 19% था, और आज उसको निकाल के देख लेंगे तो 2 से 3% होगा। आप सर्च कर लीजिएगा, तब आप इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात, अब आपने कहा 2012 से लेकर 17 तक, 2012 से 17 तक केवल 1.5 लाख सरकारी रोजगार लोगों को देने का काम किया गया। वहीं 17 से 22 तक 4.5 लाख सरकारी रोजगार लोगों को जोड़ने से काम किया गया, और संविदा के साथ में भी बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट लोगों के साथ खड़ा करने का काम किया। और आज कैसे युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर बनकर के खड़े हो रहे हैं, और देश के अंदर जिस व्यापारी की आपने बात करी, जो वातावरण उत्तर प्रदेश का था, जो छवि उत्तर प्रदेश की थी, जो कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार सुरक्षित करने के लिए यहाँ नहीं आ पाता था, यहाँ तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का जो खुद का व्यापारी था वो कैसे अपने घर पर सुरक्षित पहुंचे इस बात की विचार करता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही बदलाव हुआ है, जो 38 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टर समिट में विदेश से आई हुई, देश और विदेश से आई हुई कंपनियां इन्वेस्टर समिट में अपना इन्वेस्ट करने के लिए, देश के प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आती है। हमारे फारूक भाई बड़े भाई, फारूक भाई ने कहा कि हम लोग जो है इनको बनाने का काम करते हैं। दानिश भाई को नेतृत्व देने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सशक्त बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप अगर हित की बात कर रहे हैं तो अपने समाजवादी पार्टी में
परिवारवाद के अलावा, उस परिवार के नेतृत्व के अलावा किसी को नेतृत्व देने की बात करी हो तो फारूक भाई बताएं। और ये जो गठबंधन की बात है मानस भाई, इस गठबंधन का उदाहरण तो हमने 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था। और सबसे बड़ी बात है जनता को योजनाओं से जोड़ना, जनता की मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ना। और जिस तरीके से हमेशा से जाति, धर्म, भेदभाव, झगड़े जो देखा है जनता ने, देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगों को, देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगई थे उनको मुख्यमंत्री आवास के अंदर कैसे बिरयानी खिलाई गई, देखा है 2G जैसे घोटाले को, देखा है 4G जैसे घोटाले को, देखा है 5G जैसे घोटाले को, देखा है जीजा जी के भी घोटाले को। तो वो जो घोटाले का संख्या और इस चीजों को देख करके देश की जनता ने उसका लगातार परफॉर्मेंस को, उदाहरण को देखा है। सारी सरकारों के कार्यकाल को महसूस किया है, सारी सरकारों के कार्यकाल का प्रकरण को महसूस किया है। और इसके हिसाब से जिसने जनता के हित की बात करी, जिसने जनता के स्वास्थ्य की चिंता करी, आज स्वास्थ्य के विषय में अगर मानस भाई चर्चा करते हैं तो पहले गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाने से पहले सोचता था कि कैसे मैं एक अच्छा बड़ा इलाज कराने के लिए कैसे उस पर सशक्त कर सकूं, कैसे मैं उस पर अपना इलाज संभव कर सकूं। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पताल में जाकर के वो 5 लाख से ज्यादा का इलाज मुफ्त कराता है, वो अपने व्यक्ति को स्वस्थ कराता है, संभव बनाता है। आज बड़े बड़े IIT कॉलेज, आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बदलाव खड़ा हो रहा है। आज देश के अंदर आधुनिक भारत, मेड इन इंडिया, जो कंपनियां बाहर रहती थी, जो हम लोग सोचते थे कि कब हमारे देश में भी मोबाइल जैसे विकास के काम कर सकते हैं, हम कैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संकल्प बना सकते हैं, आज देश के अंदर हम इस संकल्प को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने सारे कार्यकालों को महसूस किया, सारे परफॉर्मेंस को महसूस किया कि इन्होंने धर्म के नाम पर, हमेशा जाति के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने का काम किया। कौन रामचरितमानस की पंक्ति पर सवाल खड़ा करता है, कोई नारा लगाते हैं जय हो मुसलमान काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, कोई तो दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन में रोक लगाता है, कोई बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाता है। इस परफॉर्मेंस को भी देखा है। कोई इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर देता है, कोई शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार को थाने के अंदर जला करके उसकी हत्या कर देता है। तो ये जो कानून व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ये सारे उदाहरण देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने झेले हैं, उसको महसूस किया है और आज उसका परिणाम देश की जनता दे रही है और लगातार उसका परिणाम आ रहा है। जैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए सशक्त करने की योजना और सेवा ही संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का मनोभाव और देश के प्रधान को बदलने का मनोभाव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प, ये बदलते विकास को बढ़ने का काम किया गया है। इसीलिए देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। चलिए मानस जी जवाब दे दूं मानस जी, इतनी बड़ी बड़ी बात थे, जवाब भी देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात की, अरे साहब यही कोविड में लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना इंजेक्शन के, बिना हॉस्पिटल के मर गए। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हो रहा है, दवाएं नहीं है। आपने कहा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर दिया। साहब समाजवादी सरकार में लोकल परचेज जानते क्या होता है? लोकल परचेज होता था कि जिस गरीब को दवा बाहर की मार्केट की नहीं ले सकता था, हॉस्पिटल में नहीं होती थी, वो दवा समाजवादी सरकार में 1 रुपए के पर्चे पे बाहर से आपको लेके दी जाती थी। भाजपा की सरकार आई 2017 में, आपने उसको बंद करने का काम किया। तो जो जांचें फ्री थी आपने उनको बंद करने का काम किया। आपने तो केवल प्राइवेट सेक्टर करने का काम किया, लोगों से वसूली करने का काम किया। और आपने फखरुल भाई थोड़ा सा, चूंकि हम लोग अपने मुद्दे पे रहते हैं, जल्दी से एक सवाल हमको बिलाल साहब से भी ले रहे हैं और आपसे भी पूछना है। ये बताइए कि एक तरफ आप सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं, जब आपको लगने लगा कि देश में अब हिंदुत्व की राजनीति शुरू हो गई है, तो आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आपकी पार्टी भी आगे बढ़ गई। अब उनको तस्वीरें खिंचाने से गुरेज नहीं होता आपके भी नेताओं को कि वो अगर पूजा में बैठे कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो उनके साथ भी सोशल मीडिया के लोग चलते हैं और वो फोटो पोस्ट कर देते हैं। कांग्रेस के साथ भी तमाम मौकों पर ऐसा देखा गया है। तो लाइन स्पष्ट करनी पड़ेगी ना आपको कि आप हैं किधर। अगर आप मुसलमानों के हक की बात करते तो बताना पड़ेगा ना कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। फखरुल भाई देखिए मानस जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम जो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके वो अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के, वो पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसान, मजदूर, नौजवान सबकी पार्टी है।
हमारे पे किसी का ये टैग नहीं लगा है कि हमें कोई वोट नहीं देता कि हमें, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ कि मुसलमान बना रहे हैं, वो वैसे ही स्पष्ट करे ना कि आप बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, मानस जी देश के मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कितने बार उनको जवाब चाहिए, कितने बार देश का मुसलमान कहता आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। हर बार आते तो चुनाव में क्या क्या मिलता उनको। और फिर से देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले मीडिया के सवालों का जवाब, जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि ओवैसी जी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया कि भाई जो लोग गठबंधन में मीटिंग कॉल कर रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, वो उनकी वो ओवैसी जी गठबंधन में है या नहीं। हिलाल साहब से एक सवाल का जवाब देना। हिलाल भाई, क्या जी आप सबसे बड़े दल हैं इंडिया के, जो गठबंधन नया तैयार हुआ, क्या मुसलमानों के नाम कोई अपील आप लोग साझा तौर पर जारी करेंगे कि वो ऐसे लोगों के बहकावे में ना जो मुस्लिम मतों का बंटवारा करना चाहते हैं, कि इसको लेके कोई रणनीति आपकी, कोई प्लानिंग है आगे? अब मानस, अगर आप उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको देखें तो उनको बहका पाना बहुत आसान नहीं है। ये बात हम लोग लगातार देख रहे हैं। देखिए, हर कोई समझ रहा है कि जो चाहे असदुद्दीन वैसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, AIMIM की अगर हम बात करें, इनकी दोनों की सियासत बिल्कुल एक तरह की है। वो है पूरी तरह से धार्मिक मुद्दों को उठाना और धार्मिक चीजों को लेकर के आगे बढ़ना। अब आप हमको ये बताइए, अगर उसका ध्यान हो, क्या नाम है इनका, असदुद्दीन वैसी साहब का, अभी हैदराबाद में इन्होंने एक जो ट्रेन के ऊपर घटना घटित हुई है, उसके अंदर इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पे खड़े होकर के कहा कि वो क्योंकि हैदराबाद का था इसलिए उसको जो है कंपनसेशन दिया जाए। मारे तो 4 लोग गए थे ना। आप कितने खंड में भारत को बांट देंगे? वो हैदराबाद का है, इस वजह से उसको कंपनसेशन दिया जाए। बाकी 3 जो मारे गए थे बेचारे, वो हैदराबाद के नहीं है, इसलिए उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो विघटनकारी सियासत है, ये जो बांट देने वाली सियासत है, ये सियासत अपने आप में देश को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। चलिए, आप और सभी जब का तक कि दोनों तरफ से, जी मानस भाई बताएं। हिलाल भाई, समय का बहुत अभाव, इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। बहुत हमारे बहुत साथ शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मानव जी। हिलाल नकवी जी हमारे साथ, फखरुल हसन चांद साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दीपक सोनकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी चर्चा में शामिल हुए। आज हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के अखिलेश यादव पर सीधे हमले को लेकर के, कि किस तरीके से ओवैसी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। मुस्लिम मतों के कई सारे दावेदार उत्तर प्रदेश में खड़े हो गए। ऐसे में मुस्लिम मतदाता किस तरफ अपना रुख करेगा, क्योंकि 30 से 35 सीटों पर उसके वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में सभी सियासी दल मुसलमानों को साथ लेने के लिए एक दूसरे दलों पर या एक दूसरे के गठबंधन पर लगातार हमला कर रहे हैं। आज इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।